नमस्कार। अजित कुमार पर इस परिचर्चा के लिए मैं सबसे पहले अनुरंजनी को बुलाना चाहूँगा। अनुरंजनी फिलहाल यूजीसी द्वारा जेआरएफ पाकर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के भारतीय भाषा विभाग में शोधार्थी हैं। हिंदी रीति काव्य में स्त्रीत्व की निर्मिति, अध्ययन और विश्लेषण पर इनका काम है। सभी को शुक्रिया। अजित कुमार के लगभग 6 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, लेकिन आज हमें ये सारी किताबें नहीं मिलती हैं। उनका पहला काव्य संग्रह अकेले कंठ की पुकार वह आर्काइव पे अभी मिल जाता है, 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो और बाकी काव्य संग्रह सबका नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं है समय की कमी के कारण। तो सबसे पहली सीमा तो हमें यही लगती है कि उनकी संपूर्ण कविताएं हमें आज उपलब्ध नहीं होती हैं। तो बाकी जो उनकी कविताएं हैं वो रचना संचयन है। 2 संपादित किताबें हैं, एक तो गंगा प्रसाद मुंडा द्वारा संपादित अजित कुमार रचना संचयन और दूसरा पल्लव द्वारा संपादित अंजलि भर फूल रचना संचयन। सबसे बड़ी सीमा यही है कि हमारे पास इनकी संपूर्ण कविताएं नहीं हैं और जितनी उपलब्ध हो पाए उनको पढ़ते हुए सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो यह कि हिंदी कविता के विकास की जो परंपरा रही है उसमें आदिकाल से लेकर समकालीन कविता तक, उनमें किसी एक काल में हम इन अजित कुमार जी को सीमित कर देना इनकी कविताओं को उचित नहीं प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी खास विषय पर ये कविताएं केंद्रित नहीं हैं, बल्कि इन कविताओं में मानव जीवन के विविध पहलू सामने आए हैं। अपने पहले काव्य संग्रह अकेले कंठ की पुकार में कविताएं आरंभ होने के पहले बिना किसी शीर्षक के वे कुछ पंक्तियां लिखते हैं। राग जाए दिशाओं में बिखर, पथ हो जाए उज्जवल, और उस पल इस धरा पर स्वर्ग का गंधर्व आए उतर, बस इतनी प्रतीक्षा मुझे भी है तुम्हें भी है। यह पंक्तियां एक तरह से सूत्र का काम करती हैं कि यह देखने के लिए कि कवि आखिर इस समाज को देख कैसे रहा है और वो चाहता क्या है। इनसे ऐसा अनुमान लगता है कि सब कुछ, कवि को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनके आसपास खराब है और चाहते ही सब कुछ अच्छा कर सकें। मनुष्य का जीवन ऐसा बन गया है या हमने ऐसा बना लिया है कि जिसमें सब एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं और सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे निकलना एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए आगे निकलना है, बल्कि सिर्फ सुख सुविधा संसाधनों को इकट्ठा करने की एक होड़ है। और ऐसे में कोई व्यक्ति यदि इन सबसे दूर है तो उसे नितांत अकेलेपन का अनुभव होगा और अकेले में सब ठीक कर पाना शायद ही किसी के लिए संभव हो या उनके वश की बात हो। अजित कुमार की कविताओं में लगातार यह प्रयास दिखता है कि वे सबके साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने के आकांक्षी हैं। अकेले कंठ की पुकार इस कविता से ही शुरुआत करें तो यह पंक्तियां हमें मिलती हैं। गीत जो मैंने रचे हैं वो सुनाने को बचे हैं, क्योंकि नूतन जिंदगी लाने के लिए, नई दुनिया बसाने के लिए मेरा अकेला कंठ स्वर काफी नहीं है। इसलिए मुझको न पथ के बीच छोड़ो, बेरुखी से मुंह न मोड़ो, हो न जाऊं बेसहारे, इसलिए तुम भूल कर वैषम्य सारे, ताल सुर लय का नया संबंध जोड़ो, ओ प्रगति पंथी जरा अपने कदम इस ओर मोड़ो। उनकी कविताओं में यह दिखता है कि वह दुनिया को एक छोटे बच्चे की तरह देख रहे हैं। जहाँ हर और छल छल में है, वहाँ यदि कोई ऐसा है जिसका मन साफ है तो वह नकली चीज़ों, नकली बातों, व्यवहारों को भी असली मान लेता है, उसी में खुश रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक बाल मन होता है, साफ और निष्कलुष। अजित कुमार इस साफ मन और दुनियावी भ्रमों के बीच की दूरी को हमारे सामने मेले के दृश्य से उत्पन्न करते हैं। यूँ ऐसा हुआ कि नकली फूलों को मेले में जाकर भूले बच्चे ने असली से भी कुछ बढ़कर जाना है। यूँ हुआ कि गैस भरे गुब्बारे को सपनों का परियों का घर माना है। अब झूठा हो तो हो, मैं तो उसको ही माने बैठा सच्चा हूँ। हाँ, कहा न मैंने, मेले में आया हूँ, बच्चा हूँ। और अंत में वे लिखते हैं, इस प्रौढ़ परिष्कृत सभ्य संस्कृत जलसे में संभव है कच्चा हूँ, फिर कहता दुनिया के मेले में केवल बच्चा हूँ। अजित कुमार की एक सबसे बड़ी विशेषता है संकेत। संकेत में ही वे बहुत कुछ कह जाते हैं जो हमारे आसपास हुए अनिवार्य बदलावों की ओर ध्यान दिलाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उसने कहा था कविता।
सबसे पहले तो इस शीर्षक से ही मन प्रफुल्लित उत्साहित हो जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी अपनी 12वीं या बीए के दिनों में गुलेरी जी की एक कहानी उसने कहा था ज़रूर उन्हें पढ़नी होती है। और ठीक उसी शीर्षक से जब सालों बाद कोई रचना हमारे पास नहीं आती है तो उत्सुकता होती है कि आखिर इसमें है क्या। लेकिन कोई भी रचनाकार यदि पूर्व में उपस्थित किसी घटना, कथा, मिथ्य या एक ही विषय को चुनता है तो उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि वह हूबहू पूर्व की बातों को वैसे ही रखे। वह उसमें अपने समय को दर्ज करता है और यही उस रचना की मांग भी होती है। इसी तरह की कविता उसने कहा था हमारे सामने आती है। जब हम यह कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि जो कहानी है उसी को बस कविता की तरह रख दिया गया है, लेकिन सबसे अंत में जाकर जो अंतिम पैराग्राफ है उससे इस कविता का उद्देश्य स्पष्ट होता है। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, अखबार में छपा नहीं, गिरा, सिर्फ गिरा, अतर में धीरे धीरे खाली एक चेहरा। यहीं आकर कविता उस कहानी से भिन्न हो जाती है। कहानी का अंत यदि याद हो तो हम समझ पाएंगे कि वहाँ लैला सिंह जो अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाता है, उसकी खबर अखबार में थी। गुलेरी जी लिखते हैं, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह। इसलिए यह कविता एक संकेत की तरह लगती है, संकेत समाज की उस व्यवस्था की जहाँ कितनी जरूरी खबरों को हम तक पहुँचने से रोक दिया जाता है। इसके लिए वे एक ऐसे समय को लेकर आ रहे हैं जब देश आज़ाद नहीं था और तब उनकी ओर से लड़ रहे व्यक्ति से संबंधित खबर को अखबार में जगह मिल रही थी। और आज जब देश आज़ाद है तब भी आज संघर्ष अत्यधिक है, जहाँ अब भी सूचनाएं हमारे पास ठीक ठीक नहीं पहुँचती। संकेत में गहरी से गहरी बात कहने का नायाब उदाहरण उनकी एक माँ कविता लगती है। मेरी अपूर्ण माँ, मुझे पीसने के लिए आज फिर पूर्णिमा। पहला सवाल तो यही आता है कि अपूर्ण माँ का क्या मतलब है। किसी भी स्त्री की पूर्णता पुरुष से जोड़कर देखा जाना हमारी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है और प्रायः अब तक हम यही करते भी आए हैं। लेकिन फिर अगला सवाल आता है कि यदि यह अपूर्णता पुरुष से संबंधित है तो फिर बच्चे के मन में पीस क्यों है। फिर जब हम पूर्णिमा की स्थिति और उसकी प्रक्रिया पर विचार करते हैं तब समझ में आता है कि दरअसल कवि चांद की उस स्थिति की बात कर रहे हैं, उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि चांद को पूर्णिमा का कहलाने के लिए निरंतर एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। वह रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसके पास ऐसा अवसर है कि वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। लेकिन यह अवसर या स्थिति माँ के पास या स्त्री के पास नहीं है, और क्यों नहीं है इसका उत्तर हम सब जानते समझते हैं। अजित कुमार निरंतर निवेदन करते रहते हैं, यह भी उनकी कविताओं की एक खास विशेषता है। इनकी कविताएं निरंतर आदमी से इंसान बनने का निवेदन करती हैं। हम जिस कदर स्व केंद्रित हो चुके हैं, ऐसे में यह सवाल हम खुद से पूछने के लिए अजित कुमार प्रेरित करते हैं कि क्या हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। वे सहसा कविता में लिखते हैं, सहसा उदास क्यों हुई तुम उस दिन, माना कि फूल झड़ रहे थे और वसंत ढल गया था। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे थे उसके पात झड़ चुके थे, धूप गर्म हो चली थी, होंठ सूखने लगे थे। पर जिस व्यक्ति के लिए था शायद यह एक अंतिम वसंत, वह तो खिल उठा होगा, वह तो खिल उठा, और जिसके लिए प्रथम जीवन का प्रथम बारंबार लौट लौट आने वाला प्रथम। मनुष्य का नजरिया जिस प्रकार बना होता है, जिसमें हम बस वही देखना चाहते हैं जो हमें रुचता है, बाकी को हम खराब मानते हैं। कभी इससे भी निकलने की बात करते हैं। उनकी एक कविता दृष्टि यहाँ देखी जा सकती है। होंगे कुछ कबूतर, कुछ शेर, कुछ तोते, ढोंगे को दिखे सिर्फ होंगे ही होंगे। एक तरह से यहाँ भी कवि का संकेत लक्षित होता है कि वे अच्छा खराब की सीमा से बाहर निकलने के लिए स्वयं एक ऐसी जीव का सहारा ले रहे हैं जिसे शायद ही कोई पसंद करता होगा। अजित कुमार अपनी कविताओं में संगीत का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। बहुत सारी कविताओं में संगीत का कोई शब्द हमें मिल जाता है। उदाहरण के लिए कविता ही है उनकी चैत का गीत। अमूमन हिंदी मास के नाम पर जो कविताएं मिलती हैं उनमें उस मौसम वातावरण का जिक्र होता है। ऐसे कई उदाहरण ब्रज ऋतु संहार नामक पुस्तक में भी मिलते हैं। लेकिन यह कविता शायद पहली ऐसी कविता होगी जो चैत महीने के वर्णन में वर्ग भेद की ओर इशारा करती है, जो मेहनतकश लोगों का उल्लेख करती है। कविता शुरू ही इसी उल्लेख से हो रही है। चैत में कटी है जो मेहनत ने किया काम, बिकी फसल लगे दाम, जुटे खरीदार साहूकार,
मिले रुपए 100। और फिर आगे की पंक्तियां वर्ग भेद की ओर इशारा दिलाती हैं। फूस का बड़ा छप्पर खाली है, सोएंगे सब बाहर, बछिया से तनिक परे सहन में बंधी है गौ। मुखिया सरपंच लोग जुटा नहर पार जोग, चंद और 10 बजे घुंघरू में आई रो। किसान की जिंदगी के लिए क्या नृत्य गीत संगीत का उल्लेख किया जा सकता है? यह आज भी संभव नहीं है। यहाँ कहा जा सकता है कि अजीत कुमार प्रचलित स्थितियों का उल्लेख बिल्कुल ही अलग ढंग से अपने समय से जोड़ते हुए करते हैं। इनकी एक कविता है ब्याह की शाम। ब्याह में तो यूं भी गीत संगीत का माहौल रहता है, लेकिन इसकी उपस्थिति के साथ साथ विवाह और स्त्री के संबंध पर बिल्कुल अलग तरह की कविता लिखी। अलग इस मायने में कि जहाँ विवाह के नाम पर लड़कियों को यह सीख दी जाती रही है कि विवाह के बाद उसका पति, उसकी ससुराल ही सब कुछ है, उस समाज में कवि एक ऐसी रचना प्रस्तुत करते हैं जो विवाह के उपरांत स्त्री जीवन में आने वाले बदलावों, नई परिस्थितियों की ओर ध्यान दे जाते हैं। द्वार पर बजती हुई शहनाइयों की गूंज भी मिट जाएगी, उस शाम के बढ़ते अंधेरे में अकेली कोठरी में, कौन जाने किन दिनों की बात तुमको घेर लेगी। चित्र बीती जिंदगी के या भी हस्ती भावरों की रात के 100 बार नाचेंगे कि दुनिया प्यार की अनजान रंगों में सजी। अजीत कुमार की कविताओं में स्त्रियां अत्यधिक उपस्थित हैं और उन्हें पढ़ते हुए यह भी खुशी होती है कि इन स्त्रियों को न तो पति और न ही देवी बनाया गया है, बल्कि हर जगह वे स्त्रियों को मनुष्य की तरह ही शामिल कर रहे हैं, और जिनमें खूबियां भी हैं और खामियां भी। कुछ कविताएं तो एक श्रृंखला जैसी बन गई हैं, जैसे 8 औरतें, वही 8 औरतें, फिर से 8 औरतें। यह कविताएं स्त्री व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को सामने रखती हैं। फिर से 8 औरतें का एक अंश यहाँ पे उद्धृत कर सकते हैं। 5वीं के लिए मैं 25वां था, ओह यह भोली है कि खोखली, मैं सोचता ही रहा, पूछता उससे क्या, तलाश चुकी थी वह तब तक 31वां। यह आज भी असंभव लगता है कि कोई स्त्री एक से अधिक पुरुष से संबंध बनाए तो उसे चरित्रहीन नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पुरुष स्त्री उस स्त्री के लिए भी 25वां पुरुष है, और जब तक वह उससे कुछ पूछ पाए तब तक उसके जीवन में, उस स्त्री के जीवन में अन्य 6 पुरुषों का और प्रवेश हो चुका है। इसके बावजूद कविता उस स्त्री पर संदेह नहीं करती, उसे चरित्रहीन साबित नहीं कर देती, बल्कि उसके मनोविज्ञान को समझे जाने की ओर इशारा करती है। मनुष्य से इतर जीव का उल्लेख पहले भी इनकी कविताओं में हुआ है, अभी दृष्टि कविता जिसमें घोंघे का उल्लेख आया था। इसी तरह इनकी एक कविता है पार्क में। देखो तो गिलहरी को ढीठ और चंचल, दूर इतनी कि तुम पकड़ न सको, पास इतनी कि मन करे इसे मूंगफली खिलाएं। जब उतरती है यह दाना चौकन्नी, चढ़ती उतरती है पेड़ पर बिल्कुल चकरघीनी, ले मेरी हथेली में रखे ये दाने चुगे, तुमने कहा। यहाँ तक ऐसा लगता है कि गिलहरी की जो उछलती कूदती हुई प्रकृति रहती है वो दृश्य हमारे सामने आता है, लेकिन जैसे हम अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, गिलहरी नहीं मानी, क्या मैं जानती थी कि खुली हथेली के बंद मुट्ठी बन जाने में कोई देर नहीं लगती। यह पढ़ते हुए सहसा फिर किसी स्त्री की छवि उपस्थित हो जाती है और कविता का अर्थ यहाँ पे बदल जाता है। एक तरह से ये कविता फिर 2 स्तर पे हमारे सामने खुलती है। एक तो यह कि मनुष्य ने जीव जंतुओं का अविश्वास ही पाया, और दूसरा यह कि स्त्री पुरुषों की उस चालाकी को जानने समझने में आगे आने लगी है जो उसे भ्रम में, छलावे में डालकर उसका उपयोग करना चाहते हैं। अजीत कुमार इन सारी बातों को कहने के लिए समाज में व्याप्त तमाम गड़बड़ियों, मनुष्य की तमाम कमियों की ओर ध्यान दिलाने के लिए भाषा का एक अलग रूप प्रस्तुत करते हैं, जहाँ शब्द वाक्य तो रोजमर्रा वाले ही हैं, लेकिन फिर भी असाधारण हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा भी रोचकता पैदा कर सकती है, उसी रोचकता में ये कविताएं आती हैं। एक तरह से ट्विस्ट पैदा करती कविताएं, जहाँ कई बार किसी कविता की पहली पंक्ति पढ़ने के बाद हम अनुमान लगाते हैं कि यह कविता किस बारे में है, लेकिन अगले ही क्षण बिल्कुल ही दूसरी बात सामने आ जाती है। प्रायः इसी धैर्य पर कवि तमाम मसलों पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, मानो जैसे घर के किसी बुजुर्ग संवेदनशील इंसान की तरह हाथ पकड़कर बेहतर मनुष्य बनने के लिए राह दिखाते चलते हैं। शुक्रिया। अनुरंजनी की एक बात से खैर मैं और सहमत हूँ कि घोंघे जो है वो स्वादिष्ट नहीं होते, जो घोंघे खाते हैं उनके लिए घोंघे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। मैंने स्वादिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया था। श्रद्धा को बुलाना चाहूंगा। कहानी संग्रह हवा में फड़फड़ाती चिट्ठी
के लिए ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार 2016 में प्राप्त हुआ। इसके अलावा उनका एक कहानी संग्रह पगडंडी सेतु प्रकाशन से प्रकाशित है एवं एक बाल उपन्यास दिल में तित्तू धड़के अनबाउंड स्क्रिप्ट से प्रकाशित है। उनकी कहानियां हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपी रही हैं। फिलहाल रायपुर में रहती हैं। द्वंद्व में मिलाप के कवि अजीत कुमार। कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने सत्य का अन्वेषण करता है। अजीत कुमार की कविताएं भी इसी खोज की कविताएं हैं। वे जीवन को अपनी जीवन दृष्टि, अपने जीवन दर्शन के जरिए कविताओं में उतारते हैं। वे जीवन को कविताओं में उकेर कविताओं में जीवन स्फुरण लाते हैं। उनकी कविताओं में जीवन रेतगढ़ी की रेत सा झरता है। जिस तरह रेतगढ़ी की रेत कभी खत्म नहीं होती, बस रेतगढ़ी की दिशा उलट जाती है, उसी तरह उनकी कविताओं में भी जीवन का दरिया सतत प्रवाहमान मिलता है। जीवन से मृत्यु की ओर की माया और फिर मृत्यु से जीवन की ओर का आभास। उनकी कविताओं में जीवन ऊर्जा अनेक भागों में विभक्त होती और अंततः फिर एक रूपाकार होती हुई मिलती है। अजीत कुमार की जीवन यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के ढलान काल में प्रारंभ हुई थी और उनकी स्वतंत्रता पूर्व से लेकर 21वीं सदी तक विस्तारित लगभग 75 वर्षों की रचना यात्रा का आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यकाल में हुआ था। इस उथल-पुथल भरे समय ने उनकी स्मृतियों में खुद को दर्ज किया ही होगा, लेकिन उनकी रचनाओं में कहीं पर भी कटुता सामने नहीं आती है। उनका सृजन कविता से आरंभ होकर स्मरण, यात्रा वृत्तांत, कहानी संग्रह, डायरी अंकन से होते हुए उपन्यास की दीर्घ कथाभूमि तक विस्तृत है। और उन्होंने अपने प्रिय रचनाकारों के विविध संचयन, संकलन और संक्षेपण में भी अपनी लेखन ऊर्जा का और समय का भरपूर दोहन किया है। इनकी कविताएं समंदर की भांति मुझे लगती हैं, जिनमें प्रश्नों की लहरें हैं। या अलग शब्दों में कहूँ तो मुझे श्री अजीत कुमार जी प्रश्नों के कवि लगते हैं। उनकी कविताओं में प्रश्न एक महत्वपूर्ण माध्यम लगता है अपनी बात कहने का भी और कविता के प्रभाव में वृद्धि का भी। ये जो प्रश्न है उनके कविता के में आते हैं और पाठक के मन की जमीन को जोत जाते हैं। मन की इस नर्म गुरगुरी जमीन पर कविता आस्वादन की वर्षा विचारों के नन्हे अंकुर उग जाती है। और ये जो प्रश्न है ये जाति, समाज या देश के स्थूल प्रश्न मात्र मुझे नहीं लगते, अपितु ये प्रश्न जो हैं ये कुछ जिंदगी के प्रश्न तो कुछ जीवन ऊर्जा से जुड़े प्रश्न लगते हैं। और उन्हें पढ़ते हुए कई बार इस कायामय जीवन के परे, जीवन की माया के परे किसी अनजान अबूझ आत्मीय जीवन को जानने और समझने की कोशिश का आभास मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कविता मेरी माँ का एक अंश है। वे हर मंदिर के पट पर अर्घ्य चढ़ाती थीं, तो भी कहती थीं भगवान एक पर मेरा है। इतने वर्षों की मेरी उलझन अभी तक तो सुलझी नहीं कि था यदि वह कोई तो आखिर कौन था। कभी प्रश्न में क्या पता कि एक गहरे विचार से उपजी हुई लगती है, पर यह गहरा विचार प्रायः उनकी कविता में तरल और सरल होकर या कभी किसी हास्य के लिबास में व्यंग को लपेटते हुए सामने आता है। जैसे कि उनकी एक चर्चित कविता प्रश्नोत्तर की अंतिम पंक्तियां मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर पूरे दिन हम घोड़े बेचकर सोए, क्या पता जीवन की समस्याओं का उत्तर यही हो। कई बार बेहद सामान्य सी लगती कविता में यही प्रश्न पाठक को एक तिक्तता में प्रश्नों के अनहद नाद में छोड़ जाते हैं, जो पाठक को खुद की पहचान के रास्ते में अपनी उंगली थमा सही राह पर आगे ले चलते हैं। उनकी एक कविता है तुम्हारा फैसला। दुनिया में कितना दुख दर्द है, जानना चाहते हो? किसी अस्पताल के जनरल वार्ड में जाओ। पहला ही चक्कर तुम्हारी खुमारी मिटा देगा, दूसरा काफी होगा कि तुम्हें होश में ले आए। और इससे पहले कि तुम वहां से जान बचाकर भागो, यह अनुभव कि तमाम लोग कितने साहस और धीरज से झेलते हैं अपनी तकलीफें, शायद तुम्हें याद दिलाए कि जरा जरा सी बात पर तुम किस कदर चीखते चिल्लाते रहे हो। इसके बाद तो तुम खुद ही तय करोगे शायद कि शामिल होगे तुम किसमें, नर्सिंग ब्रिगेड में या कर्सिंग ब्रिगेड में। हर व्यक्ति, हर वस्तु की अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव होता है, जिससे इस दुनिया में उसकी जगह तय होती है, जहां से वह इस दुनिया को एक सापेक्ष भाव से देखता है। अजीत कुमार जी अपने कविता संग्रह ये फूल नहीं की भूमिका में लिखते हैं,
अपनी प्रकृति के निकट रहना ही मेरे लिए एकमात्र रहना है। तथापि यह स्पष्ट नहीं, स्वयं मुझे भी ठीक ठीक ज्ञात नहीं कि जिसे मैं अपनी प्रकृति मान सकूं वह है क्या। शायद यह अनिश्चितता, यह ठीक ठीक किसी सांचे में अपने को न बिठा पाना ही मेरी प्रकृति हो। और शायद इसी ठीक ठीक ज्ञात नहीं होने के कारण अजीत कुमार जी अपनी कविताओं में बारंबार जगह बदलते दिखते हैं, और जगह बदलने के साथ फिर वही दुनिया एक नई दृष्टि से आलोकित होकर कविताओं में दर्ज दिखती है। प्रभुता में वे एक घोंघे में ईश्वरीय गुण देखते हैं, और अंतर्विरोध में वे घोंघे और जिंदगी की साम्यता से अंतर्विरोध की स्वीकार्यता की राह तय कर लेते हैं। आज मॉब लिंचिंग के इस दौर में जहां असहमतियों की समूल नाश की कोशिशें हैं, उनकी कविता अंतर्विरोध आपके सामने रख रही हूँ। घोंघा है कीड़ा एक, गिजगिजा गंदा गीला घिनौना, शंख है उसी का घर, शुभ्र सुदृढ़ मंगलमय पवित्र, जीवन वहीं जहां परस्पर विरोध। हमारे इस समाज में असहमतियों की आवश्यकता, अंतर्विरोधों की महत्ता, उसके सह अस्तित्व को घोंघे के बिंब के सहारे इतने सपाट लेकिन अद्भुत असरदार तरीके से कहना मुझे कवि का हासिल लगता है। अजीत कुमार जी की कविताओं में प्रकृति और प्रेम उनका मूल स्वर है। पहाड़ और पहाड़ और ऐसी ही अनेक कविताएं, पहाड़ और पहाड़ मैं यहाँ पे पढ़ना चाहती थी पर समय का कम है इसलिए मैं ऐसे छोड़ रही हूँ। लेकिन पहाड़ और पहाड़ और ऐसी और भी कविताएं जो वो जीवन के सर्जन और विसर्जन के मध्य डोलते हुए जीवन का सृजन करती हैं। ये कविताएं कविताओं में एक निश्चल बालमन का विस्मय रचती हैं, और विस्मय रचकर ये कविताएं पाठक की दृष्टि विस्तार में भी मदद करती हैं। मुझे अजीत कुमार जी को पढ़ते हुए अक्सर खलील जिब्रान की एक लघु कथा याद आती है, जो कहती है कि अगर आप बादल में बैठ सकें तो एक देश को दूसरे देश से अलग करने वाली सीमा रेखा कहीं नजर नहीं आएगी, और न ही एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने वाला पत्थर ही नजर आएगा। आप बादल पर बैठना ही नहीं जानते। पहाड़ और पहाड़ जो कविता है वह इसी विस्मय को रचने वाली और इसी सीमाहीनता को दर्शाने वाली कविता मुझे लगती है। अजीत कुमार जी कवि के साथ काव्यालोचक भी हैं, और उनकी कविताओं को पढ़ते हुए उनकी आलोचना के जो प्रतिमान हैं वो खुद उनकी कविताओं की कसौटी बनते जाते हैं। वे कविताओं में सरलता सहजता से गंभीर बात कहते हैं, और यह विरोधाभास जो है गंभीर होते हुए भी सरल और सहज होना, वो उनकी कविताओं में एक टूल के रूप में प्रयोग होता दिखता है। उनकी कविताएं प्राय कम शब्दों में लिखी हमें मिलती हैं, लंबी कविताएं भी हैं पर प्राय कम शब्दों की कविताएं जो हैं, और इनकी कविताओं में जो गद्यात्मक कविताएं लगती हैं, जिनमें अनुभवों, सूक्ष्म ब्योरों, बिंबों, प्रतीकों से ये कविताएं अनोखा वितान रचती हुई हमें मिलती हैं। अगेय जी की कहानी रोज पढ़कर कई दिनों तक मैं एक अचरज में थी कि कोई ऐसी एक रस दिनचर्या को जिसमें कहानीपन कहीं पर है ही नहीं, कोई कैसे कहानी लिख सकता है। फिर जब अजीत कुमार जी की कविता पढ़ी दिनचर्या, किसी पहाड़ को ठेलता चला जा रहा कोई भुनगा, सिर्फ 9 शब्दों की ये कविता पढ़कर ये अचरज कई गुना हो उठा कि एक उबाऊ दिनचर्या को इतने कम शब्दों में इतनी दिलचस्प और चित्रमय भाषा में भी व्यक्त किया जा सकता है। उनकी एक और कविता का जिक्र यहाँ करना चाहूंगी। कविता है कभी देखा है। सौंदर्य एक मृत्यु और प्रेम कुकुर खांसी। कभी देखा है पत्थर की मूर्ति को खो खो करते। पहली नजर में ये कविता कुछ अजीब सी लगी थी, पर जब इसमें डूबो तो ये अथाह कविता लगती है, जो जीवन के अस्तित्व और गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। इस कविता की महत्ता की व्याख्या में मुझे लगता है कि कई पेज खर्चे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही कम शब्दों में रची गई है। अजीत कुमार जी की कविताओं में परिवेश भी मुखर है। अक्सर वे परिवेश की अस्त व्यस्तता, परिवेश की बेचैनी, संभावनाओं और विकल्पों के बीच इसके माध्यम से इस जिंदगी में सुकून की सूरतों का हौले से बखान कर जाते हैं, और वे वहीं सुकून की परतों के बीच छुपी बेचैनी की कील की चुभन भी इसी बखूबी से बयान करते हैं। उनकी कविताओं में मन की उलझे बाल की गुत्थियों सी कभी जस की तस उलझी मिलती हैं कि गुत्थी को समझना ही उनका सुलझना है,
तो कभी कविताओं में ही हौले से सुलझती दिखती हैं। उनकी कविताओं जैसे स्वीकृतियां, सहारा में अकेलापन, तो व्यतिक्रम, ये फूल नहीं आदि में पीड़ा एक अलग रीति से अभिव्यक्त होती है, जो प्रायः उनकी प्रयोग विहीन कविता में भी प्रयोगात्मकता दिखाती है। अजीत कुमार जी को पढ़ते हुए यह चेष्टा लगातार करनी होती है कि पाठक अपनी दृष्टि को कवि की कविता, कहानी, उपन्यास तक ही सीमित रखे, उनके व्यक्तित्व तक न जाए। और क्या लेखन इतनी निष्क्रिय विधा है? क्या उसमें लेखक का स्व कुछ भी नहीं आता? अजीत कुमार जी की कविता में जो सरलता, सहजता, अपनापन, आत्मीयता आती है, वह उनके अपने व्यक्तित्व की प्रतीत होती है, और यह पाठक को अपने घेरे में लेते हुए उसे पढ़ते हुए एक अलग ही आत्मीय अनुभव प्रदान करती है, मानो लेखक और पाठक के मध्य एक आत्मीय संवाद हो रहा हो। यह संवाद पाठक को आत्म से होते हुए अनात्म और आध्यात्म तक ले जाता है। उनके यात्रा वृत्तांतों, संस्मरणों में न सिर्फ उनके अपितु अन्य महत्वपूर्ण लेखकों के व्यक्तित्वों की परतें भी दिखने लगती हैं, जो न सिर्फ उनके व्यक्तित्वों को खोलती हैं, इसके साथ साथ इसके माध्यम से वो उनकी रचनाओं की परतों को भी खोलने में, उनकी रचनाओं के भी बेहतर विवेचन में मददगार बनती है, भले ही इसकी एक सीमा है। कभी अजीत कुमार जी की कविताओं की ये सरलता, ये सहजता उनकी कमी से भी लगने लगती है। लगता है कि उन्होंने इन रचनाओं की रचना किसी गंभीर रचना के रूप में करनी ही नहीं चाहिए है। लगता है कि ये इतनी सपाट क्यों है? क्या एक अच्छे कवि को अपनी ही कविता की ये सपाट बयानी पकड़ में नहीं आई? लेकिन इस पर वे खुद ही लिखते हैं, बहुत बार अभिव्यक्ति के सीधी सपाट हो जाने का खतरा उठाकर भी मैंने इस उद्देश्य को बनाए रखने की कोशिश की है कि जो भी लिखूं वह किसी न किसी स्तर पर सहज गम्य हो सके। अजीत कुमार जी ने जो दिखा, जो जिया, वो रचा। उनकी कविता की भाषा, शिल्प और कथ्य में भी अधिक प्रयोग नहीं दिखते हैं, मानो प्रयोग इन आत्माओं की सरल आत्मा के साथ अन्याय हो। लेकिन इन सब के बावजूद ये कविताएं अपनी सहजता और सरलता से अंतर्मन को आलोकित करने में सक्षम हैं। उनकी पहली रचना से लेकर अब तक मानसून के कितने ही मौसम बीत जाने के बाद भी ये कविताएं मानवीय विचार और भाव के तल पर उपजी होने के कारण समयातीत और प्रासंगिक लगती हैं। धन्यवाद। शुक्रिया श्रद्धा। अजीत कुमार को प्रश्नोत्तर के कवि उन्होंने बताया। प्रेमा झा को अब मैं बुलाना चाहूंगा। प्रेमा हेड ऑफ मेडिकल कंटेंट, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के पद पर लंदन की एक प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी सेवा दे रही हैं। प्रथम काव्य संग्रह हरी पत्ते पर बैठी चिड़िया और द्वितीय काव्य संग्रह किले की दीवार और चिड़ियों का तिनका भारतीय ज्ञानपीठ तथा वाणी प्रकाशन से प्रकाशित। डॉक्टर के कमरे में अजीत कुमार जी की ही एक कविता है। बहुत कोशिश की, कहीं पढ़ने को नहीं मिली। अभी श्रद्धा जी ने शायद कोई एक नर्सिंग होम वाली कोई कविता कुछ सुनाया था। कवि नहीं है, कविता भी नहीं मिली, शीर्षक रह गया। महत्वपूर्ण बात है, प्रभावित करने वाली बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मुझे एक ऐसे कवि पे बात करना है जिन पे बात करना इतिहास में हमेशा से एक साहस का कार्य रहा, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। कवियों की बात करना ऐसे भी एक दुरूह कार्य है, सदियों से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। मैं चीजों को लेकर के ज्यादा उदासीन नहीं हूँ। काल चक्र है, बदलता रहेगा, बनता रहेगा, छूटता रहेगा, बिखरता रहेगा। इन्हीं को चुनने की कोशिश में आज का मेरा एक सत्र है। तो ज्यादा तो क्या ही बोलूं, मैं सीख रही हूँ अभी। ना तो मैं कोई प्राध्यापक हूँ, न ही किसी ऐसे ओहदे पे हूँ कि कुछ बोलूं। आप लोगों के सामने बोलना है तो मैं सोच रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो माफी। शुरू करती हूँ। एक ऐसे समय में जब अपनी परंपरा और विरासत की हमारी स्मृतियाँ निरंतर क्षीण होती जा रही है, कुछ दशक पहले के रचनात्मक दृश्य और विगत पीढ़ियों की ओर देखना बहुत सारे नए अर्थ देता है। इस प्रसंग में नई कविता युग के कवि अजीत कुमार की ओर देखना महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद नई कविता के दौर में किंचित रोमानी भाव के साथ साथ यथार्थवादी भावबोध की कविताओं के लिए अजीत कुमार की
पहचान बनी। एक साहित्यिक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखने वाला, शब्दों की संसार जगत में रचा बसा पला बढ़ा यह कवि न केवल प्रकृति का औचित्य निरीक्षण करता हुआ इस सृष्टि की मूल कविता मसलन फूल, पहाड़, जंगल, घोंघा, चिड़िया, हिरन के साथ ही सहोदर नहीं हुआ, बल्कि उनके कलात्मक रूप और छटाओं के साथ साथ सामान्य नागरिक जीवन के विविध अनुभवों, स्मृतियों और अभिप्रायों को भी अपनी कविता में अभिव्यक्ति दी। अजीत कुमार के काव्य संकलनों अकेले कंठ की पुकार, अंकित होने दो, ये फूल नहीं घरौंदा, हिरने के लिए घोंगे, उसर आदि को पढ़ते हुए इस बात का एहसास होता है कवि के जीवन में प्रेम, रागात्मकता, परिवर्तन और युगीन शक्तियों से युक्त वस्तु जगत और अभिव्यक्ति की सादगी में लिपटी हुई एक मार्मिकता उनके समय का एक व्यापक और मूल्यवान दस्तावेज है। अजीत कुमार की कविताओं से गुजरते हुए उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं सहज ही लक्षित होती है। सबसे प्रमुख बात कि उनकी कविताएं रोजमर्रा के जीवन से चुनी गई विषय वस्तु की एक मौलिकता को सामने रखती है। इसमें सृजनात्मक अनुभव के भीतर विषयों का विस्तार, प्रकृति से रागात्मक संबंध, प्रेम, साधारण नागरिक जीवन का यथार्थ, शहरी जीवन के विरोधाभास और अनेक तरह के विडंबना बोध, घरेलू जीवन की निजी सच और आत्मीयता में लिपटी हुई अभिव्यक्ति, सरलता में विशिष्ट कथन, निष्कपट रागात्मक अनुभूति के साथ साथ भाषा और अभिव्यक्ति की एक दुर्लभ सादगी है। अजीत जी की कविताओं में जो अभिव्यक्ति की सादगी है वह न केवल उनके विनम्र व्यक्तित्व का परिचायक है, बल्कि इस बात की भी गवाही है कि वे औसत नागरिक के घरेलू जीवन की विषम परिस्थितियों को भी व्यंग्य का पुट देकर किस तरह एक सरल, संतुलित और संप्रेषणीय कविता लिखते रहे। अजीत जी स्थितियों के व्यंग्य और विद्रूप को रचते हुए भी कितनी सहज हैं। यह इस बात से परिलक्षित होता है कि कहीं भी कोई तिक्तता, रुक्षता, अनादर या दोषदर्शी भाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता। एक और जहां ईश्वर की खास बात है कि उसमें कहीं कोई करवाहट नहीं है, दूसरी ओर वे बड़े बेलौस अंदाज में व्यंग्य और सवालों के लहजे में चीजों को रखते हैं। पाठकों की चेतना झकझोरते हुए कहन का यह अंदाज अपने भीतर एक संतुलन को साधता है और गहरे प्रभावित करता है। एक कवि की यह बड़ी उपलब्धि भी है। कविता रचते हुए वह कैसे एक निर्व्यक्तिकता को हासिल करता है, कैसे वह अपने अनुभव में वस्तुनिष्ठ हो जाता है और कैसे विषम परिस्थितियों में भी जीहनी कोलाहलों से जूझता हुआ सबसे विद्रूप स्थिति को भी बड़ी सहजता और सादगी से प्रस्तुत करता है, शब्दों में रख देता है। अजीत जी की कविताओं के बारे में एक जगह कहते भी हैं, अजीत कुमार की छवि एक एंग्री यंग मैन की तरह नहीं, बल्कि उसमें एक भोलापन और निश्चलता है। वह वयस्क उस वयस्क की तरह जो हर स्थिति को बड़ी ही प्रौढ़ तरीके से लेता है। अजीत जी का यह महत्वपूर्ण कथन अजीत कुमार की मनोभूमि को सुंदर ढंग से पाठकों के समक्ष रखता है। हम कह सकते हैं कि बुनियादी संतुलन कवि के स्वर का धैर्य उसकी कविता की आंतरिक शक्ति बन गया है। चमकदार, चतुर, स्मार्ट कथनों और सुक्तियों से दूर अभिव्यक्ति की यह सादगी बहुत बड़ी बात है। तमाम राजनीतिक, सामाजिक और सामयिक दबावों, दुराग्रहों के बावजूद अजीत जी का शिशु मन उनके लेखन में परिलक्षित होता रहा और कविताओं को ताजा दम करता रहा। अजीत जी ने अपने समय में अपने आसपास बहुत से उतार चढ़ावों, महत्वपूर्ण बदलावों, अंतर विरोधों और संक्रमण की स्थितियों को घटित होते देखा होगा और कुछ बहुत बड़े बदलाव के वे साक्षी भी रहे होंगे। अनुभव की बहुत सारी खरोंचें भी उनके निजी जीवन में उन्होंने झेली होंगी, पर यह कभी स्वभाव ही था। संक्रमण काल के कड़वे मीठे अनुभवों के बीच भी
बुनियादी संतुलन साधते हुए जो वह रचते रहे नितांत ही सम्यक, सरल और असाधारण तटस्थता लिए हुए था। इस संदर्भ में मैं यहाँ कवि विजय कुमार जी द्वारा बताए गए अजीत कुमार से संबंधित एक दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख करना चाहती हूँ। विजय कुमार जी ने एक अंतरंग मुलाकात में जब अजीत जी से पूछा, बच्चन जी के जाने के बाद क्या बॉम्बे में बच्चन जी से मिलना होता है, तो उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या बच्चों वाले सवाल करते हो। बच्चन जी गए, बच्चन जी का जमाना गया, पिता के मित्रों से बेटों का क्या। हम सभी जानते हैं किसी समय अजीत कुमार हरिवंश राय बच्चन जी के कितने निकट थे और उनके परिवार के लगभग एक अंतरंग सदस्य की तरह से थे। अजीत कुमार ने एक आत्मीय परिवार के भीतर 2 पीढ़ियों के अंतराल स्थितियों के संक्रमण और जीवन मूल्यों में आए बदलाव को बहुत नजदीक से देखा और महसूस किया होगा। मगर इस बदलाव से कोई मलाल या यूं कहे कोई अस्वीकार्यता तो उनके भीतर नहीं थी, मगर एक कसक जरूर रही होगी, राइट? और निश्चय ही इस तरह से के अनुभव एक बदलते हुए समय में उनकी कविताओं के लिए कच्चे माल का एक तरह से स्रोत भी बन जाते होंगे। मुझे अजीत कुमार की एक कविता की ये पंक्तियां बरबस याद आती रही। सूरज डूब चुका है, मन मेरा दुनिया से ऊब चुका है। दूसरी ओर अजीत कुमार समय के बदलाव की अंदरूनी झांकियों से भी मुखातिब थे। युद्धोत्तर समय की आधुनिक तक कविता में आए बहुत सारे नए संदर्भ, आशा और निराशाओं के धकेरे, आदर्शों और यथार्थ के टकराव, स्वप्न और मोह भंग की स्थितियां, नागर जीवन की स्थितियां और नए हालात तथा सामाजिक विषमताएं, युवा वर्ग में एक टूटन, बेचैनी, अनास्था और विघटन का वातावरण अजीत जी की कविताओं में इसकी सबकी अभिव्यक्ति होती है। बात बहुत कहनी है, समय बहुत कम है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। उनकी कविता की एक पंक्ति है, आदमी को हवा चाहिए पर हवा तो आदमी की अपेक्षा नहीं करता, वह अपने भी आप में जीवित है। इस धरातल पर अगर कुछ सजीव है तो वह कविता है, जिससे मनुष्य प्राणवान कहलाता है। एक सर्जक मन जब ये सोच विकसित होता है कि अनुभव की आँच ने उसे सबसे पहले क्रियान्वित होना सिखाया है, वह अनुभव करता है उन चीजों को जो उसके सबसे समीप है, और हवा यहाँ प्रथम है। कवि के लिए यह प्रमुख है। एक संवेदनशील व्यक्ति महसूसने के शब्द को कमान से खींच लेता है, पाठकों को न केवल अपनी कविता पढ़ाता है बल्कि उससे एक सजीव संबंध भी स्थापित करता है। बहुत कुछ बोलना है लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफी दीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि अब छोड़िए तो मैं बताती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, कवि अजीत कुमार एक ऐसे कवि रहे हैं जो चीजों को इतनी आसानी और सरलता से लिए। कोई शब्द भी जब कोई जैसे अंग्रेजी के ही कोई शब्द लिया, उन्होंने आर्केस्ट्रा शब्द का इस्तेमाल किया अपनी कविताओं में, तो इतनी सरलता से कहा, कहीं भी उसमें ये नहीं लगता है कि यह अशुद्ध हुआ या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया इन चीजों के साथ। कविताओं में एक संबंध स्थापित करता है। अब जैसे इन्होंने मुझे चीट ला के दिया, कहा 2 मिनट है, तो अब देखिए अब से क्या बोले, यांत्रिक बोलना बड़ा नकली सा लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वे आजादी के बाद हिंदी के प्रमुख संस्करणकारों में से एक है, जिनके पास निराला, बच्चन पंत, धीरेन्द्र वर्मा से लेकर अवधेश, शमशेर, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, निर्मल जैन, देवी शंकर अवस्थी, ओंकार नाथ श्रीवास्तव जैसे अनेक लेखकों के आत्मीय संस्करण है, और उन्होंने इन्हें लिखकर साहित्य के एक समूचे युग को ही सजीव कर दिया है। उन्हें जो मूल्यांकन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका, कोई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है उस अकेले कंठ की पुकार, वह आस्था, वह धुन, वह धीरज, वह आत्मविश्वास, वह जिजीविसा और वह रचना दृष्टि जो इस संसार में घोंघे जैसा एक नगण्य जीव की चाल में अपना मंतव्य खोज लेती है। इस सृजन में उस साधारण की प्रतिष्ठा है जो ताकत की दुनिया का विलोम है। यही अजीत कुमार होने की सार्थकता है। धन्यवाद। अभिव्यक्ति की सादगी, प्रकृति से रागात्मक संबंध, तिक्तता, रुक्षता का ना होना। प्रेमा जी ने अजीत कुमार जी के काव्य पर अपनी टिप्पणियां की। परमजीत कुमार को बुलाना चाहूंगा। परमजीत कुमार की प्रकाशित पुस्तक है जितेंद्र श्रीवास्तव और उनकी जीवन दृष्टि।
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं तथा कई प्रतिष्ठित एवं चर्चित पुस्तकों के शोधालेख प्रकाशित हैं। फिलहाल प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग, सेंट पॉल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। शुक्रिया। धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम। अजीत कुमार की कविताओं को पढ़ते हुए जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगी कि इसमें आशा है, उम्मीद है, नए जीवन की कल्पना है। अकेले कंठ की पुकार की पहली ही कविता है, उसमें नई दुनिया बसाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो कविताएं हैं उसमें जो मूल भावना है वह जीवन राग है। मैंने इसलिए अपने आलेख का शीर्षक दिया है जीवन राग के कवि अजीत कुमार। जीवन राग क्या है? आज यांत्रिकता का दौर है, भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं, औद्योगिकरण है, सुख सुविधा खोज रहे हैं, भौतिक सुख, लेकिन आध्यात्मिक सुख की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हृदय की नहीं सुन रहे, मन की अधिक सुन रहे, बुद्धि की अधिक कर रहे हैं। खैर, मैंने जिस रूप में अजीत कुमार को जीवन राग के कवि के रूप में देखा है, मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। जीवन राग होने के लिए सबसे पहली बात है कि सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर पर मूल्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में अगर मूल्य है और वह भी मानवीय मूल्य, विशेष करके करुणा, परोपकार, दया, सेवा इत्यादि भावनाएं, ये भावनाएं अगर हैं जीवन में, तब फिर आपके जीवन में केवल अच्छाई है, बुराई आपको नहीं छू सकती। कविता का भी काम यही है, सब कुछ अच्छा दिखाना ही नहीं, बल्कि उसे कि कैसे अच्छा बनाया जा सके, कैसे अच्छाई को व्यक्त किया जा सके, कैसे अच्छाई को दिखाया जा सके कि समाज उस ढंग से बन सके। इसलिए कहा गया है कि शिवत्व ही मनुष्य की कामना रहती है। खैर, मानव जीवन में आशा, उम्मीद सब कुछ रखता है और वह अपना जीवन व्यतीत करता है और वह चाहता है कि उसके जीवन में इन मूल्यों का सतत विकास हो। अजीत कुमार भी यही चाहते हैं, इसलिए नई दुनिया बसाने की बात करते हैं जहाँ ये करुणादि, प्रेम भावना, स्नेह इत्यादि भावनाएं क्या जीवन में विराजमान हो। पंक्ति है, नूतन जिंदगी लाने, नई दुनिया बसाने के लिए मेरा अकेला कंठ स्वर काफी नहीं। इस तरह का भाव मुझको रुकता है। शून्य, निर्जन पथ, अकेलापन, सभी कुछ अजनबीपन, मुखरता मेरी न सुनता, टोकता है। इसलिए मुझको न पथ के बीच छोड़ो, बेरुखी से मुंह न मोड़ो, हो न जाऊं बेसहारे। इसलिए तुम भूल कर व्यसन में सारे, ताल सुर लय का नया संबंध जुड़ो। तो कभी चाहते हैं कि स्वर का संगम हो, किसी एक का स्वर समाज को नहीं सुनाई देता, नहीं उसे कोई टोकता है, वह अकेला स्वर राह पर भटकता रह जाता है। इसलिए कभी चाहता है कि वह वयम का स्वर हो, हमारा स्वर हो। हमने एक गाना सुना है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। तो कभी चाहता है कि हमारा सुर एक साथ राग कर उठे, स्वर गुंजायमान उठे, ताकि समाज और सांस्कृतिक मूल्य अपनी जड़ जो है मजबूत कर पाए। इसलिए कवि चाहता है कि समरूप से संगम हो इन स्वरों का, ताकि इन उबड़ खाबड़ निर्जन प्रदेशों से भी निकला जा सके और जीवन के उस सुख और सुख के राह पे बढ़ा जा सके, दुख से निकला जा सके। कभी कहीं पे लिखते हैं कि दुख जो है मनुष्य स्वयं रचता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह संयम रखे, वह उसे मतलब भागम भाग वाली जिंदगी में फटाफट नहीं करना चाहिए, बल्कि संयम रख करके धीरज से
अपने काम को अंजाम देना चाहिए, अपने कर्म में रत होना चाहिए। नहीं तो मनुष्य अगर कर्म में रत नहीं होगा स्वयं, तो वह एक वृक्ष की भांति गिर जाएगा। जैसे उन्होंने वृक्ष कविता में वृक्ष को मनुष्य का प्रतीक के रूप में उपस्थित किया है और कहा है, फिर वही वृक्ष गिरा उखड़ कर जड़ से, मुखमंडल तो देखो। पल भर हंसता रोता पल भर, इसने अपने ही हाथों काटा अपने ही दर से। कवि निर्माण को महत्व देते हैं, गिरना नहीं चाहते हैं। वे घर बनाते हैं, घर ही नहीं बल्कि मानव जीवन को बनाने के लिए क्या क्या तत्व हैं उसकी ओर संकेत करते हैं। और घर बनाने में समय लगता है, सृष्टि के निर्माण में करोड़ों वर्ष लगे, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए न जाने कितने वर्ष लग जाते हैं, लेकिन बुरा बनने के लिए समय नहीं लगता। जैसे ढांचा कविता में उन्होंने लिखा भी है कि ढांचा बनते हैं युगों में, ध्वस्त होने में कई बार एक पल भी नहीं लगता। तो मनुष्य को बनने में समय लगता है, उसको जीने में समय लगता है, उसके जीवन उद्देश्य को समझने में समय लगता है। लेकिन अगर आत्मा की आंखों पर ही धुंध छा जाएगी तो उसका पतन क्या निश्चित है, उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता। तो कभी इससे निकलने का भी राह सुझाते हैं कि कैसे निकला जा सके, कैसे हमें आधुनिकता से बचना चाहिए, कैसे, मतलब आधुनिकता कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ों, अच्छी चीज़ों के लिए भी मना कर रहा हूँ। मैं उनके कहने का तात्पर्य ये था कि गलत चीज़ें जो पाश्चात्य संस्कृति में है, हमारी संस्कृति की मूल भावना यही है कि वह सब तत्वों को ग्रहण करती है, हमें भी सब तत्वों के साथ आगे बढ़ना सिखाती है, अग्रसर करना सिखाती है, बुरे तत्वों के साथ नहीं। तो हमें उन सब तत्वों को ग्रहण करना है, आगे बढ़ना है और अपना मकान, अपना घर, अपने मानवपन को सुनिश्चित करना है ताकि मनुष्यता को बचाया जा सके। आप देखेंगे प्रकृति राग के अंतर्गत ही अगर मनुष्य प्रकृति के साथ नहीं है तो उसकी मनुष्यता का कोई फायदा नहीं है, या वो कह सकते हैं कि उसकी मनुष्यता पनपी ही नहीं है। आज देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति का शोषण दोहन हो रहा है और मनुष्य का जीवन भी इसी के साथ त्रस्त हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कम आ रहे हैं, गिर रहे हैं, इसके कारण बाढ़, अकाल इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कवि ने एक कविता में बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी है, 2-4 लाइन, कि आज बारिश हुई और पूरन धरती सारी पानी सोख ली, फिर उसकी आंख डबडबाई। धरती आज भी तो हमारी रक्षा कर रही है, हमें संसाधन दे रही है, हमें जीने का नया आयाम दे रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, लेकिन जरूरत है हमें प्रकृति को बचाने के लिए, तभी मनुष्यता भी बच पाएगी। आप देखेंगे कि चीन में एक कहावत है, कवि ने उल्लेख किया है कि चीन में एक कहावत है कि जब नकली बुलबुल अपने कंठ से स्वर निकालती है, चहकने लगती है, तो असली बुलबुल चुप हो जाता है। कवि ने इसे ये व्यक्त किया है कि जिस तरह से यांत्रिक जीवन शैली मनुष्य को कहीं न कहीं पीछे की ओर लेकर जा रही है, कि और फ्लैटों, बंगलों, बिल्डिंगों में बसने वाली संध्या शैतान के अंतर में स्थित कलुष्ठा की भांति काली, दूर या निकट कहीं भी पक्षियों के गूंज गीत नहीं गूंजते। चीन की एक कहानी है कि नकली बुलबुल जब चहकने लगा तो असली बुलबुल चुप हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि असली बुलबुल समाप्त हो गया, और कुछ देर के लिए मौन जरूर हो जाता है, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह हमारे जड़ में, हमारे हृदय में हमेशा बसा हुआ है। इसलिए कवि अपनी कविताओं में प्रेम, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण समाज को बनाने की बात करते हैं, ताकि उनके जीवन में प्रेम की उष्मा, मानवता की उष्मा बनी रह सके। प्रेम संबंधी तो मानवता की उष्मा को जीवित रखती है, संबंधों की उष्मा को जीवित रखती है, स्वार्थपरता नहीं रखती है। जहाँ स्वार्थ होगा वही मनुष्य का जीवन बेशंका हो जाएगा और वहाँ एकदम स्वर भंग हो जाएगा। इसलिए कवि अहम नहीं आयाम की कल्पना करता है कि इस मेले में वह एक बच्चा है और उसमें वह कल्पना करता है कि अपने पिता से वह कहता है कि यह जो ऊसर खेत है, चलो इसमें हम लोग सरोवर बनाएंगे, तालाब बनाएंगे,
फिर से टमाटर, गोभी इत्यादि के पेड़ लगाएंगे। तो कवि की कविता भी इसी तरह से पढ़ने के बाद हमारे जीवन को रसिक करती है, आनंदित करती है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि वे जीवनदार के कवि ही नहीं बल्कि मानव जीवन के गायक के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए, तभी उनकी कविता की सार्थकता बन पाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया परमजीत जी। जीवन राग के कवि उन्होंने कहा। मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। वक्तव्य का शीर्षक है समग्रता को तलाशता लेखक अजित कुमार। मैं समझता हूँ किसी भी लेखक को समझने के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला, उसका अपना रचनात्मक लेखन। दूसरा, रचनात्मक लेखन से इतर लेखन जैसे साक्षात्कार, भाषण, रिपोर्टाज। और तीसरा, समकालीन लेखकों द्वारा उस लेखक पर लिखे संस्मरण। मैं इस वक्तव्य की शुरुआत में यह स्वीकार करना चाहता हूं कि अजित कुमार के जीवन की यह तीसरी डायमेंशन से बहुत हद तक अपरिचित हूं। हालांकि वे एक साहित्यिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता ने उन्नाव में रहकर एक प्रकाशन संस्थान चलाया था जिससे निराला की पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। उनकी मां सुमित्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह अचल सुहाग की इतनी धूम मची थी कि राजेंद्र यादव जी कहा करते थे कि वह संग्रह की कहानी व्यक्तित्व की भूख को पढ़ना शुरू करते थे और अंत तक पहुंचते पहुंचते एक नए प्लॉट तक पहुंच जाते थे। उनकी बहन कीर्ति चौधरी को तीसरे सप्तक में शामिल किया गया था। खुद उनका पहला कविता संग्रह अज्ञे ने संपादित किया था, जो कि साहित्य शिष्टा पुस्तक माला के अंतर्गत संपादित हुआ था और उसकी प्रस्तावना में लिखा था, मैंने मन ही मन आगामी कविता सप्तक के सामान्य कवियों की सूची में अजित कुमार का नाम भी रख लिया है। तब आज क्यों अजित कुमार पर बात करते हुए यह तीसरा डायमेंशन खोया जान पड़ता है, या इससे भी महत्वपूर्ण यह सवाल हो सकता है कि ऐसे कौन से अवयव होते हैं जो किसी लेखक को लोकमानस की स्मृति में अंकित करने में सक्षम साबित होते हैं। बच्चन से प्रभावित उनकी शुरुआती कविताओं में गीत शैली की प्रमुखता है, कोमलता, सांद्रता, लयात्मकता और संस्कृतनिष्ठ शब्दों की बहुलता है। धीरे धीरे उनकी कविता नए कविता के ढांचे में ढलती चली जाती है। आजादी के बाद का मोह भंग, गरीबी और भुखमरी का बोलबाला, पनपते मध्यम वर्ग के संघर्ष और अंतर विरोध उनकी 60 और 70 की कविता की मुख्य चिंता बनकर उभरते हैं। छायावाद के प्रकृति संबंधी बिंब और निरे रोमांटिसिज्म के प्रति एक मुखर नकार साफ दिखाई पड़ता है। चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, हमें कमलों सरीखे क्यों लिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। एक युग की स्वीकारोक्ति कविता से मध्यम वर्ग की यही आगे और ऊंचा जाने की ललक, उस प्रक्रिया में आए अवरोध और उनसे उपजा भावनात्मक संतरास ही अजित कुमार की कहानियों में भी बखूबी से रेखांकित होता है। उनकी कहानियों को पढ़कर विनोद कुमार शुक्ल अनायास ही याद आते हैं। बिल्कुल आम दिखने वाले रोजमर्रा के वाक्यों, जिनमें अमूमन 3 पार्ट स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट मुखर नहीं होता, को कहानी के रूप में गढ़ पाने का हुनर अजित कुमार की कहानी का मुख्य शिल्प है। गद्य में भी उनके कवि मन का विस्तार दिखाई पड़ता है। यथार्थ के स्थूल वर्णन की बजाय उनकी कहानियों में बिंबों की प्रधानता रहती है। इन बिंबों के माध्यम से जहां कहानी का कथानक एक दिशा में चलता रहता है, वो बीच बीच में पाठक के लिए ऐसे अस्फुट संकेत जरूर छूट जाते हैं जो साधारण सी कहानी को एक व्यापक और विशद अर्थ देता है। उदाहरण के लिए झुकी गर्दन वाला ऊंट कहानी में तांबे के ऊंट की झुकी गर्दन को सामाजिक मान प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। गर्दन का झुकना कहानी के नायक का अपने परिवार हेतु भौतिक साधन जुटाने का बोझ को दर्शाता है। फिर नायक द्वारा उसे ऊपर उठाने का प्रयास, ज्यादा ऊपर उठाने के कारण उसका टूटना और फिर गर्दन को धड़ के छेद में घुसाकर उसका हिलना, ये सारी ही दशाएं परिस्थितियों के साथ जद्दोजहद को दर्शाती हैं, जिसकी परिणति एक अजीब तरह के असंतुलन में होती है, जो मध्य वर्गीय परिवार की एक विशिष्ट सच्चाई है। दूसरे अर्थों में कहानी को व्याख्यायित करने पर हम पाते हैं कि नायक के साथ जीवन पर्यंत रहे इस ऊंट की निश्चित जगह कम से कमतर होती हुई नगण्य हो जाती है। ये मध्यम वर्गीय परिवार में भौतिक जरूरत की एवज में मिला प्रेम और मान सम्मान की संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। जैसा कि हम काफका की मेटामॉर्फोसिस में भी पाते हैं कि कीड़ा बनने के कारण बेटा परिवार के लिए इनविजिबल होता चला जाता है
और रिश्तों की ये ट्रांजैक्शनल वृत्ति सबसे सटीक तरह से तब परिलक्षित होती है जब बेटे की मृत्यु पर माता पिता अचानक से खुश हो जाते हैं। मध्यम वर्ग का रुपयों के प्रति रवैये का विश्लेषण कहानियां एक घर में बड़े सूक्ष्म और संश्लिष्ट रूप में होता है। घर में लाए पिल्ले से जब मन भरने लगता है तब पिता बेटी को समझाते हैं, देख इसे घर में रखने का किराया कितना बढ़ गया है, दूध रोटी और कभी कभी गोश्त 30-40 रुपए से तो ज्यादा लगते होंगे, इतना हम अपने ऊपर खर्च करेंगे तो कितना अच्छा खा पाएंगे। समाज में पके प्रौढ़ और प्रैक्टिकल पिता का यह कथन तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगता, लेकिन तभी बेटी का तपाक से यह उत्तर, तो फिर दे दो किसी को लेकिन मुफ्त में ना देना, 50 रुपए कम में ना बेचना, हमें सकते में डाल देता है। किस तरह एक पीढ़ी अपने आगे आने वाली पीढ़ी के मन में ग्रंथियां डाल देती है, उनको जीवन जीने के एकमात्र ढांचे की तरफ धकेल कर जीवन को कितना संकुचित कर देती है, इसी इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की सटीक पड़ताल हमें उस कहानी में मिलती है। अजित कुमार जीवन और समाज को विमर्शों से विभक्त करने के पक्षधर नहीं थे, बल्कि उसे उसकी समग्रता में देखना चाहते थे। बाल कृष्ण नवीन के ही गीतों के संग्रह अपलक एक रोचक अंश को वे उद्धृत करते हैं। उपयोगिता, उपादेयता, प्रगतिशीलता, अपलायनवादिता, सामंती विचारधारा, अवरोधक विद्रोहवादिता, औद्योगिक पूंजीवाद जन्य संघर्षोत्तेजक झंडोत्तोलन, ले लो खड़क पटक तो म्यान में क्रांति आह्वान आदि सब काव्य संलक्षण मेरे इन गीतों में कठिनता से मिलेंगे, और फिर भी मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कौन वादी हूँ। हालांकि लेखक के अपॉलिटिकल होने का तर्क अपने आप में ही विवादास्पद है, इससे ज्यादा सोचनीय प्रश्न यह है कि विचारधारा या विमर्शों के प्रति उदासीन होना साहित्यिक परिदृश्य से गायब होने का मुख्य कारण हो सकता है, जैसा कि अजित कुमार के बारे में बार बार दोहराता जा रहा है। यह खास तरीके का सरलीकरण है जो अमूमन ही उन लेखकों के साथ जोड़ दिया जाता है जिनके स्वर किसी साहित्यिक परंपरा या आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते। पर इस सामान्यीकरण की तह में एक सवाल जरूर छुपा हुआ है, क्या ऐसे लेखक की समझ इतनी विकसित हुई भी है कि वह किसी समस्या को उसके परिप्रेक्ष्य की परिपूर्णता में देख पाए, क्योंकि विमर्श भी जीपीएस की तरह दिशाएं ही सुझाते हैं जिनसे रास्ता खोजना थोड़ा आसान हो जाता है। इन सवालों के जवाब के लिए हमें अजित कुमार के संस्मरणों का बारीकी से विश्लेषण करना होगा। दूर वन में, निकट मन में और अंधेरे में जुगनू उनके 3 महत्वपूर्ण संग्रह हैं जो मेरी समझ में उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन पर भारी पड़ते हैं। संस्मरण कथा और कथेतर के बीच की विधा है जिसमें कथा के नियम और कथेतर की निष्पक्षता साथ साथ चलते हैं। डायरी और निबंध इसके आसपास की विधाएं हैं जो अमूमन ही एक दूसरे की परिधियों को अतिक्रमित करती हैं। महादेवी वर्मा से शुरू होकर हिंदी में संस्मरण का खूब स्वागत तो हुआ है, पर पुख्ता आलोचनात्मक काम की कमी के कारण उन्हें लिखने और परखने के टूल्स हमारे पास नहीं है। हालांकि इसका यह फायदा जरूर हुआ है कि विधा का लचीलापन अभी भी बरकरार है, और यही लचीलापन अजित कुमार के संस्मरणों की विशेषता भी है। इनमें 2 विशेषताएं समान रूप से उपस्थित हैं। पहला, जिनका प्रभाव अजित कुमार के बाकी लेखन पर भी महसूस किया जाता है, वह है 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी लेखक मॉन्टेन का उन पर प्रभाव। बच्चन ने भी आत्मकथा के लिए उन्हें आदर्श बनाया था, जिन्होंने सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में सहज निष्प्रयास प्रस्तुति की ओर जोर दिया था, ताकि पाठक अपनी फुर्सत की घड़ियों में ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्व कर सके। दूसरी बात उस निष्पक्षता, उस ऑब्जेक्टिविटी से जाकर जुड़ती है जो संस्मरणों की रीढ़ है, क्योंकि एक लेखक के व्यक्तिगत और लेखकीय जीवन की कड़ियों का साथ में विश्लेषण करने पर अनायास ही ऐसे अंतर्द्वंद उजागर होते हैं जो उसकी बनी बनाई लोकप्रिय छवि को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अजित कुमार बार बार सार्त्र द्वारा जेने को संत की उपाधि देने को नकार कर अपनी तटस्थता के तर्क को दोहराते हैं। अजित कुमार को जरूर ही निष्पक्ष रहने का श्रेय मिलना चाहिए, परंतु एक बायोग्राफर जितनी ऑब्जेक्टिविटी संस्मरण में संभव नहीं हो पाती। न ही एक संस्मरण से इस तरह का स्टीराइल डिसेक्शन अपेक्षित ही होता है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभवों की छाप यकायक ही उस पर पड़ी रहती है। अजित कुमार भी इस अनुरंजन से बचे नहीं रह पाते। बच्चन के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अगाध है कि ना तो उन लेखों में उनके जीवन का कोई अनछुआ पहलू खुलता है और ना ही उनके साहित्य पर कोई विवेचनात्मक टीप ही संभव हो पाती है।
इसके बिल्कुल विपरीत राजेंद्र यादव के लेखन पर आडंबरपूर्ण, अंतर विरोधपूर्ण, बड़ी दूर की कौड़ी लाते हुए अपने लेखों को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देना, बेतकल्लुफी और साफ गोई के नाम पर सरेआम नंगा झूरी लेने से बाज न आना जैसी की गई आलोचनात्मक टिप्पणियां आपसी वैमनस्यता का सूचक लगने लगती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि वे ना तो अपनी इन मान्यताओं को एक भी उद्धरण से पुष्ट करते हैं और न ही ऐसी अक्खड़ अशालीन भाषा उनके पूरे साहित्य में कहीं और दिखाई पड़ती है। उनके दो संस्मरण उल्लेखनीय हैं। पहला, हिंदी के एब्सर्ड लेखक भुवनेश्वर की विस्तृत चर्चा। अंधेरे में जुगनू पुस्तक में संकलित अपनी शर्तों पर जीने का हक न केवल हिंदी समाज की याददाश्त से विलुप्त हो चले लेखक भुवनेश्वर पर फिर से रोशनी डालता है, पर लेख की उससे भी बड़ी उपलब्धि उस द्वंद्वात्मकता, उस स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गहरी पड़ताल करना है जिससे भुवनेश्वर जीवन भर जूझते रहे। एक समस्या को सुलझाना कई समस्याओं को जन्म देना है जैसी बहुउद्धृत उक्ति के लेखक ने अपना व्यक्तिगत जीवन समस्याओं के मकर जाल में ही फंसकर जिया। हालांकि अजित कुमार इसे मानसिक रोग के तौर पर तो नहीं देख पाते कि ऐसी समस्याओं के जैविक कारण जन्म से ही उपस्थित रहते होंगे, पर वे इसे अराजकता और अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था की खोज में संलग्न लेखकों के जीवन की परिणति के रूप में देख पाते हैं। वे इसे उनकी शैली से भी जोड़कर समझते हैं, एक व्यक्ति से अधिक फिनोमिना के रूप में। साथ ही पश्चिमी सर्वाइवलिस्ट एक्सिस्टेंशियलिस्ट लेखकों की परंपरा में उन्हें सिचुएट करने की कोशिश करते हैं। इस दोहरे बंधन को तोड़ने के लिए यदि कामू ने विद्रोह का सहारा लिया तो सार्त्र ने प्रतिबद्धता का, काफका ने कोई निष्कृति नहीं है का, तो अन्यों ने शरणागति का, पर भुवनेश्वर के यहाँ कदाचित वह रास्ता आत्मविस्मृति का था। इसी तर्ज पर भारत भूषण अग्रवाल पर लिखा उनका लेख अपनी ओर आकृष्ट करता है। उनके आखिरी संग्रह एक उठा हुआ हार की कविता आतिशबाजी की मुख्य भाव का वे जिक्र करते हैं। किस तरह उस युग की हिंसा, अखबार के पन्नों में सुनाई देती चीखें, तनी हुई लाठियां, गोलियों की गूंज और वियतनामी आसमान के बमबारी, सबके सब हर दिन और हर बार कवि को इसी की याद दिलाते हैं कि मैं वही 7 वर्ष का बालक हूं जो उस वृंदावनी रथ पर बैठा है जिसके भड़के हुए बैल पग्घा तुड़ाकर भाग निकले हैं। इसी तर्क को वे भारत भूषण अग्रवाल के व्यक्तिगत जीवन में बैठे अनोखे किस्म के द्वैत या डायकोटमी से जोड़कर देखते हैं। इसी अस्थिरता और भय से उपजता उनका स्थिरता का विचार था और यह मध्यम वर्गीय कामना उनके पहले संग्रह ओ अप्रस्तुत मन की अनेक कविताओं की टेर में सुनाई भी पड़ती है। हालांकि ऐसे संस्मरण कम ही हैं जिसमें किसी तरह का एनालिसिस या सिंथेसिस प्रस्तुत किया गया हो। कहीं कहीं पर नया जोड़ने की कोशिश में दिए अर्थ विस्तार न कर पाने में अपने आप में ही उलझ जाते हैं और निष्प्रभावी लगने लगते हैं। इसका उदाहरण हमारा प्यारा सदाबहार राजेंद्र यादव में मिलता है। हालांकि ये राजेंद्र यादव के बाल काले रंगने से शुरू होता है क्योंकि उनका मानना है कि सफेद केश राशि शालीनता प्रदान करती है, लवर बॉय की इमेज से छुटकारा दिलाती है और राजेंद्र यादव के बारे में यह बात कहना इसलिए अधिक जरूरी हो चला है क्योंकि हिंदी के अधिकांश लेखक अपने बाल नहीं रखते। हालांकि इस पर्यवेक्षण से अन्य लेखक भी बचे नहीं रह पाते। मसलन अगर कृष्णा सोक्ति ज्यादातर एक खास तरीके की एक खास रंग की पोशाक पहनना पसंद करती हैं और यदि नामवर सिंह सामान्यतः धोती कुर्ते में नजर आते हैं तो वो एक सीमा के आगे इस पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पोशाक के मामले में निराला की लापरवाही और पंत की सावधानी का कोई भी संबंध उनकी रचना या सर्जना से नहीं था, यह बात मैं पूरे भरोसे से नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता कि पोशाक के चयन में हम किस हद तक इस तरह से जोड़कर देखें कि यह निजी और सार्वजनिक पहचान के बीच की खाई को उजागर कर सकता है। ना तो लेखक इस पर कोई तथ्यपरक सारगर्भित टिप्पणी कर पाते हैं, न ही वे ऐसे चुनाव में निहित सामाजिक कारकों की पड़ताल कर पाते हैं। उदाहरण के लिए टीवी पत्रकारिता के उदय के साथ पत्रकारों के पहनाव में बदलाव दिखने लगता है क्योंकि पहले के मुकाबले जब उन्हें कुछ चुनिंदा सर्कल का हिस्सा होना था, अब उन्हें एक बड़े जनसमूह का चेहरा बनकर उपस्थित होना था। इससे भी खटकने की बात उनका स्त्रियों और पुरुषों के बीच यह असंगत सरलीकरण है। लेखिकाओं की बात मैं नहीं कह रहा, उनके मामले में यह अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता कि वे इस बात को लेकर अधिक सजग हों कि वे क्या पहनती ओढ़ती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसा श्रृंगार करती हैं। लेकिन पुरुषों के पके हुए केश अतिरिक्त शोभा के उपकरण होते हैं। यहाँ पर उनकी स्त्री द्वेषी दृष्टि उजागर होती है जो सिमोन के मूलभूत फेमिनिस्ट तर्क
कोई औरत की तरह पैदा नहीं होता परंतु बनाया जाता है, को दरकिनार कर देता है। उनके पूरे साहित्य में ऐसे संदर्भों की कमी नहीं है। कहीं ये चेतना में लगे जाले बहुत सूक्ष्म है और कहीं बहुत स्थूल ही हो जाते हैं। एक घर कहानी का कथावाचक कहता है कि जो केवल परिचित थे उन्हें कुत्ती मिली और जिनसे घनिष्ठता थी उन्हें कुत्ता। उनका एक भी संस्मरण न तो स्त्री लेखक पर केंद्रित है और न ही नानी और बड़ी अम्मा के अलावा उन्होंने अपने जीवन में उपस्थित किसी स्त्री को इस काबिल समझा कि उन्हें याद किया जाए। उनके केवल एक संस्मरण लालची लड़की से मैं उनकी 2 दृष्टियों पर संकेत करता हूँ। लालची लड़की के संदर्भ में उन्होंने कहा, मैंने महसूस किया उस लड़की को उचित शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है। तौर तरीके जो एक सभ्य घर की लड़की में स्वाभाविक तौर पर आने और होने चाहिए वह इसमें नहीं है। खास तौर से मुझे चुभा वह था उसका जोर जोर से बोलना, जिसे लगभग चीखना कहा जा सकता था, और हाथों को एक असभ्य ढंग से फेंकना झटकना। शीर्षक से लेकर इस लंबे लेख के अंत तक लेखक के मन में इस लड़की के प्रति कोई संवेदना नहीं है। और क्या इस असंवेदना का कारण यह है कि वह लड़की लेखक की पत्नी की रिश्तेदार थी, जिनके संबंध में लेखक हंसी ठट्ठा के अंदाज में लिखते हैं, पर श्रीमती जी पूरी तरह खुश नहीं हुई। उल्टे इस कहावत को चरितार्थ करती रही कि औरत सब कुछ सह सकती है पर अपने मायके की बुराई नहीं। सिर्फ आखिरी बात, उनकी ब्राह्मणवादी सोच लालची लड़की के संदर्भ में उद्धृत अंश से उनकी ब्राह्मणवाद की बूबी अनायास ही आ जाती है। सभ्य और असभ्य घर कौन से होते हैं और उनमें क्या फर्क होता है? क्या सभ्य घर लेखक का आशय आर्थिक, शैक्षिक और वैचारिक संपन्नता से है, जिसका सीधा संबंध उस समय के तो और ज्यादा उस व्यक्ति की जाति से होता था। उसी तरह ए के अर्थात ये कौन है नामक अपने ललित निबंध में वे अपने नाम के इनिशियल्स A.S. चौधरी को किसी भी तरह से विस्तृत करने की बात करते हैं। बड़ी बेतकल्लुफी से कहते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि ये अत्यंत सवर्ण चौधरी है या अतिशय शूद्र चौधरी। उनकी ब्राह्मणवादी सोच के रंध्र और खुलकर तब दिखने लगते हैं जब उनके बहनोई ओंकारनाथ उनके पासपोर्ट के नाम पर बरस पड़ते हैं कि वे चौधरी के ठसकपन को मटियामेट करने पर क्यों तुले हुए हैं। हालांकि लेखक सामंतवादी ठसक और लोकतांत्रिक समानता के बीच का फर्क समझते हैं, पर फिर भी वे ओंकार का प्रतिकार नहीं करते, बल्कि कुछ ही पंक्तियों के बाद ब्राह्मण और शूद्र के बीच ये अजीब से सामान्यकरण कर यह भी दिखा देते हैं कि उनकी दृष्टि में समाज एक ठोस पत्थर जैसा होमोजेनस है। भारत जैसे फ्रेगमेंटेड समाज में नाम में कुछ नहीं होता, जैसे अनर्गल तर्क देते हुए हम ये कैसे भूल सकते हैं कि नाम सामाजिक हैसियत और जातीय पदानुक्रम में एक व्यक्ति के स्थान का पता देता है। यह हिंदी समाज का दुर्भाग्य है कि अजीत कुमार का आलोचनात्मक मूल्यांकन न होने के कारण एक संभावनाशील लेखक परिदृश्य से तो गायब हुआ ही, पर उसका लेखकीय विकास भी एक स्तर पर आकर रुक गया। अगर आलोचना का ब्रासो उन्हें मिलता तो क्या संभव नहीं था कि 2 हाथ लगते ही उस झुकी गर्दन वाले ऊंट की तरह उनका लेखन भी चमक उठा। शुक्रिया। व्याख्याएं और कुछ व्याख्याओं के अतिरिक्त, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस आयोजन ने ऐसे कवियों को हमारे सामने उपस्थित कर दिया है जो अब तक के हमारे जीवन यात्रा में कहीं हमसे नहीं टकराते थे। अजीत कुमार कहीं भी नहीं, न किसी पढ़ाई में, न कहीं भी हमसे नहीं टकराए, लेकिन इस आयोजन ने कुछ कवियों को हमारे समक्ष किया है और 9 कवियों पे ये जो 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक बड़ी चीज है जिसके महत्व को बाद में लोग समझेंगे। तो ये पहली बार मेरे ख्याल से अजीत कुमार पर इतनी घनघोर व्याख्या हो रही होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अधिकतर लोगों ने उनके कवि को ही देखा, हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा मंच था और एक अच्छा अवसर था और इसे प्राध्यापकीय पर्चा पाठन की तरह नहीं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए, आगे भी जो लोग लें, क्योंकि वो एक अलग चीज है और इसमें इसकी गंभीरता अलग है। अनुरंजनी ने अजीत कुमार के कवि पर चर्चा की, उनके कविताओं की अनुपलब्धता की बात की,
वही अनुपलब्ध है। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए कि वो कैसे ओझल हो गए, उनके ओझल होने में कौन से ऐसे कारक थे, क्या एक ऐसे समय में वो हुए और जिस तरह की वो कविता लिख रहे थे उस तरह के बड़े बड़े स्वर उससे पहले हो चुके थे और उसमें उनके स्वर को फिर पहचानना मुश्किल हो गया। जहां हरिवंश राय बच्चन हो चुके हो और अगर वो उससे अपने आप को जोड़ रहे हो तो ये परिणति हो सकती थी कि भाई उन्हें हम भूल जाए। या जैसा कि किसी ने कहा कि उनमें सविनय अवज्ञा के बाद हुआ है, तो अवज्ञा तो उनमें कहीं नहीं है, सविनय ही सविनय है। तो इस सविनय के कारण भी तो कहीं ऐसा नहीं है कि उन पर हमारा ध्यान नहीं गया। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ऐसा लेखक जिसने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, उपन्यासों की कुछ किसी ने चर्चा नहीं की, शायद अनुपलब्धता यही एक बड़ा कारण होगा उसके पीछे। कहानियां, संस्मरणों की चर्चा और कहानियों की चर्चा की, हालांकि फिर वो पहनावे और उसमें भी उलझ गए, है ना, वो एक अवान्तर प्रसंग हो गया था। बेहतर होता कि कहानियों पे ही वो डटे रहते तो कुछ और अच्छी चीजें हमें उसमें मिलती। श्रद्धा ने कहा कि भाई वो प्रश्न के कवि, अगर किसी कविता में प्रश्न आ जाता है तो वो प्रश्न के कवि नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। प्रश्न के कवि कबीर हैं, उत्तर के कवि हैं, मुझे लगता है। ठीक है, अपने समय का उत्तर देते हैं वो और बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं अजीत कुमार। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि उन्हें उत्तर के कवि के रूप में देखना चाहिए, जो हर चीज समझाते हैं कि भाई हाँ ऐसा इस तरह का। प्रेमा झा और यूसुफ गुप्ता दूसरे अनुशासनों से आए हैं। जब किसी दूसरे अनुशासन का व्यक्ति हिंदी में आता है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने अनुशासन के कुछ और टूल से या कुछ और तरीकों से हमारे हिंदी साहित्य को देखेगा, ना कि हमारे हिंदी साहित्य में ही ढल के उसी से उसको देखना शुरू करें। वो तो हम देख ही रहे हैं, वो एक तरह से पिष्ट पेशा हो जाता है। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो उनकी कविताएं चिकित्सा क्षेत्र पे हैं उन पर अगर आप व्याख्या करते और अपने जो आपके अनुभव हैं या आपका जो क्षेत्र है उसमें उसे कैसे लिया गया है तो शायद कुछ और उनका विस्तार होता, उनके प्रति हमारी कुछ और समझ बढ़ती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसमें आपकी विशेषज्ञता हो उस विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए उससे संबंधित अगर कोई कविता, कहानी, उपन्यास या कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसको खोलना चाहिए, जिससे कि हमारे सामने एक नया क्षेत्र आए। और जिस शब्दावली में आप बात करते हैं वो तो शब्दावली हम लोग 10-20 साल से इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसमें कुछ खास बात बन नहीं पाती है। इसके बाद परमजीत जी से मैं यही कहूंगा कि देखिए, आलोचक का काम विषय के चयन से ही शुरू हो जाता है। अगर गलती से कोई विषय आपने चयनित कर लिया है तो उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, उसे डिसोन भी कर देना चाहिए। तो चयन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने किस विषय का चयन किया है, किस विषय पर आपकी किताबें हैं। मेरा संकेत आप समझ रहे होंगे। और आगे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप लिख रहे हैं तो किस विषय पर लिख रहे हैं आप, और किसको आप महत्वपूर्ण कवि मानते हैं, किसको आप महत्वपूर्ण लेखक मानते हैं, क्योंकि ये आपका जीवन भर ये चीज आपका पीछा करती रहेगी। धन्यवाद। मित्रों, खाना लग गया है तो जाइए और 45 मिनट पर खाए, अध खाए, भिंड खाए, लौट आइए। दूसरी बात, ये बीच बीच में लोग कुछ गायब होके वहां खड़े होके बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। सबको सुनना है और जिसके पास समय नहीं है वो जा सकता है, हम आपको रोक देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप सबको सुने। ऐसा क्या है कि बीच में आपको गपशप लगाने की इतनी प्राकृतिक पुकार का भी अवरोध करना चाहिए। मैं
84 बरस का बूढ़ा यहाँ बैठा सबको सुन रहा हूं और आप बाहर चले जाएंगे, ये अनैतिक है। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर आप जाते हैं। कब रहा है बूढ़ा नहीं को युवा। चलिए खाना खाए।